यदि हम सी शार्प की बात करें तो सी शार्प जो है ये मोस्ट पॉपुलर नॉलेज है जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ में यूज़ होती है। ये सी शार्प हमारे पास जैसे कि आप कह सकते हैं कि वेब ऐप, वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है और ये डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करती है, ठीक है, और डॉट नेट कॉल पे भी काम करती है। और हमारे पास यदि बात करें कि और क्या है सी शार्प के बारे में, तो ये मतलब इसका कोड जो होगा वो ऑलमोस्ट जावा की तरह होगा, ठीक है। जैसे जावा में हम लिखते हैं, क्लासेस होती है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है ये। बट इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है, और क्या डिफरेंट है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा सी शार्प के बारे में, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सी शार्प। सी शार्प की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सी शार्प जो है ये डॉट नेट के साथ काम में आता है, ठीक है। तो यदि डॉट नेट हमको पता है कि आजकल कितना बूम पे चल रहा है और कितने एप्लीकेशन डॉट नेट पर बन रहे हैं और कितनी सारी कंपनियाँ डॉट नेट डेवलपर को हायर कर रही है, वो भी बड़े पैकेज पे, इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं सी शार्प को, कि सी शार्प सीखने के बाद आप डॉट नेट ईजिली कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी उस टाइम पे, क्योंकि आपको सी शार्प पहले से आता होगा। तो डॉट नेट का भी हम कोर्स लाएंगे आपके पास, बट उससे पहले हम सी शार्प कर रहे हैं क्योंकि सी शार्प उसका बेसिक है, और यदि आपको सी शार्प एक बार आ गया तो डॉट नेट आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रही हमारे पास इम्पोर्टेंस इसकी कि हम क्यों यूज़ करें इसको और इसका मतलब नीड क्या है इन्वायरमेंट में। तो मैं आपको बेसिक सिंटेक्स बताऊंगा, सी शार्प का कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे मतलब सी शार्प का मतलब कोड क्या होता है और बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, जो कि सारे प्रोग्राम में, सारे जितने भी मेथड बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हम खोल लेता हूँ मैं रेपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेपल खोल चुका हूँ, आप भी खोल सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर है, बेस्ट कंपाइलर है। यहाँ पे कोड लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा वन बाय वन लाइन। तो मैं लिख देता हूँ यूजिंग सिस्टम, एंड देन मैं यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ प्रोग्राम नाम से, एंड देन मैं इसके अंदर लिखता हूँ स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग एंड देन आर्ग्यूमेंट्स, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिक सिंटेक्स। ये सिंटेक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए एक बार रन करके मैं दिखा देता हूँ कि मतलब ये कोई एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ पर क्लिक करना है रन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अब ये क्या है, मतलब इसमें क्या लॉजिक है और ये कैसे बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि पहले लाइन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है यूजिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो जैसे कि आपने पाइथन किया होगा और जावा की होगी या फिर सी प्लस प्लस या सी की होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, सी प्लस प्लस के अंदर की हेडर फाइल्स होती है। क्या होती है? हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स का मतलब क्या होता है कि वो कोई ना कोई क्लास को मतलब या फिर फंक्शन को वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करती है। यदि जावा और पाइथन की बात करें तो हम इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं वगैरह करते हैं, जो कि पैकेज को इंपोर्ट करता है हमारे दूसरे मेथड्स और प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर भी है जो कि हमने लिखा है यूजिंग सिस्टम्स। जो ये हमने सिस्टम लिखा है ये है हमारे पास किसके लिए, राइट लाइन के लिए। हमने राइट लाइन के लिए यहाँ पे सिस्टम लिखा है, मतलब कि यदि हमको राइट लाइन प्रोग्राम में यूज़ करना है, वैसे तो सारे प्रोग्राम में राइट लाइन यूज़ करते ही हो, और इसके साथ साथ यदि हमको रीड लाइन भी यदि यूज़ करना है तो हमको क्या यूज़ करना होता है, सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक नॉर्मल क्लास बनाई है प्रोग्राम नाम से। प्रोग्राम नाम से मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो मेरा पैकेज है जो मैं इसमें अभी बना रहा हूँ, ये main.cs है, इसके अंदर हमको प्रोग्राम नाम से ही बनाना पड़ेगा। यदि आप दूसरी जगह कर रहे हैं तो दूसरे नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक फंक्शन है जो कि मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है। और ये हमारे पास क्यों होता है, हमारे पास ये होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस फंक्शन को कॉल करेगा तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में जो भी फंक्शन होगा मेन, उसको सबसे पहले कॉल करता है, ठीक है। और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट दिया है स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने लिखा है ARGS। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आती है, और मतलब जावा में भी है, तो ये दिमाग में ज़रूर आती है कि यहाँ पे जो ये ARGS मैंने लिखा है ये वाला, ठीक है,
तो ये हमेशा ARGS ही लिखना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप हमेशा ARGS नहीं लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे PS लिख देता हूँ तो ये भी चल जाएगा। ये तो बस नाम है, कुछ भी लिखते हैं, बट माइंडसेट में ये नहीं रखना आपको कि हमेशा ARGS ही वहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन। जो राइट लाइन हमारे पास एक मेथड है, और कंसोल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यदि हमको इसमें आउटपुट प्रिंट करवाना होता है तो हम इसमें कंसोल लिखते हैं सी शार्प के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक सिंटैक्स जो कि सारे सी शार्प में हमको यूज़ में आता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि बेसिक सिंटैक्स यही है इसका, और राइट लाइन यूज़ करता है किसी भी चीज़ को राइट करने के लिए कंसोल पे। तो मैं जस्ट इसके अंदर लिख देता हूँ इजीली हेलो एंड देन वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा कंसोल पे। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। रन पर क्लिक करें यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मतलब कैसे हम रन करते हैं और कैसे मतलब ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको कि मतलब जैसे हेलो वर्ल्ड है, और तो इसके अंदर मैं और कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड और हेलो यूज़र, ये सब लिख देता हूँ और वापस इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आया हेलो यूज़र और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस हमारे पास एक और डाउट होता है कि मान लीजिए तो 2 लाइन में लिखा हुआ है, अब एक लाइन में लिखना हो तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा हमारे पास मेथड होगा, यहीं पे मैं आपकी बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि हम 2 लाइन में लिख रहे हैं और ये मतलब 2 लाइन में इसका आउटपुट आ रहा है, तो यदि हमको एक लाइन में ही आउटपुट लाना है, मतलब कि हेलो वर्ल्ड आ जाए यहाँ पे और इसके आगे ही यहाँ से हेलो यूज़र आ जाए। तो एक लाइन में लिखने के लिए हमारे पास जो होता है फंक्शन में और मेथड कह सकते हैं आप, वो होता है राइट, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको राइट कर देता हूँ राइट लाइन से, और मैं हेलो वर्ल्ड के बाद थोड़ा सा स्पेस देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मतलब आउटपुट कैसे आ रहा है। रन करता हूँ मैं इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड हेलो यूज़र। मतलब कि ये जो हेलो राइट है ये मतलब पहले चला, उसके बाद इसने कोई मतलब लाइन ब्रेक नहीं किया, और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ गया हेलो यूज़र। जैसे हेलो यूज़र आया वैसे ही मेरा लाइन ब्रेक हो गया और कर्सर हमारा यहाँ पे मूव हो गया, ठीक है। तो ये था मतलब कि बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया इसमें कि एक लाइन में भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, और मल्टीपल लाइन्स में लिखना है तो राइट लाइन का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो यदि हम सिंगल लाइन कमेंट की बात करें तो हम तो डायरेक्ट डबल स्लैश लगा देते हैं, ये कमेंट हो गया। देखते हैं इसका आउटपुट, हेलो यूज़र आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमको क्या यूज़ करना है, डबल स्लैश यूज़ करना है, ठीक है। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हमको क्या यूज़ करना है, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमको यूज़ करना है स्लैश एंड देन एस्ट्रिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मतलब पूरा हो चुका है कमेंट, और हमको लास्ट में जाके एस्ट्रिक्स और ये यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी आउटपुट नहीं आया, मतलब कि हमारा कमेंट इजली वर्क कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है। तो बस यही था हमारा कि मतलब कमेंट कैसे यूज़ करते हैं, और सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स मैंने आपको बता दिए। ये मतलब कमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आते हैं, और कमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई जो लाइन है वो हम दिखाना नहीं चाहते, प्रोग्राम में रन कराना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हम उसमें कमेंट्स यूज़ कर लेते हैं और उसको हाइड कर देते हैं प्रोग्राम के रनिंग स्टेट से, ठीक है। यदि आपको सी लैंग्वेज आती है या फिर कोई पाइथन वगैरह या फिर जावा वगैरह आती है, तो हमारे पास डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स की बात करें तो पहले तो है हमारे पास इंट, एंड देन है हमारे पास स्ट्रिंग, एंड देन है हमारे पास बूलियन, ठीक है। देन है हमारे पास फ्लोट, देन है हमारे पास यहाँ पे डबल, ठीक है। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और ये मैं बता दूं, यदि आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा टाइप्स होते हैं कि डेटा का टाइप बताएं। मतलब कि मान लीजिए हम 5 इनपुट कर रहे हैं तो वो क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, फ्लोट है, डबल है, वो क्या चीज़ है वो बताता है डेटा टाइप्स, ठीक है। तो यही था हमारे पास कि डेटा टाइप क्या होता है, और इसको आगे और कंटिन्यू करूँगा मैं वेरिएबल्स में, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने बताया कि डेटा टाइप्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स के टाइप्स बताते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स होते क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ए, ऐसे लिख दिया, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे ये है वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये है टाइप, ये मतलब किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, या किस टाइप का स्टोर करेगा वैल्यू को। ठीक है, तो जैसे इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं और पीएस लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बुलियन टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, बुलियन में हमारे पास याद रखना कि दो ही वैल्यू होती है, या तो वो होगी ट्रू होगी, या फिर हमारे पास होगी वो फॉल्स। ठीक है, बुलियन यस और नो पे चलता है। और यदि फ्लोट का वेरिएबल बनाया तो फ्लोट का वेरिएबल हमारे पास ऐसे बन जाएगा, PS1 बना देते हैं। और यदि डबल का वेरिएबल बनाया तो डबल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल PS2 लिख सकता हूँ। ये जो नाम है ना, PS1, PS2, ये PSA, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ही हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसी को वेरिएबल्स कहते हैं। और ये मतलब कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास वेरिएबल्स, और इसको हम आगे और बात करेंगे जैसे जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जो आपको डेटा टाइप्स और वेरिएबल से कम्युनिकेट कराएगी। ठीक है, टाइप कास्टिंग मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, टाइप कास्टिंग। ठीक है, कमेंट्स हटा देता हूँ फिर आपको पता चलेगा। टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर है या फिर फ्लोट है, उसको हमको डबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यदि हमको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है तो वो इम्प्लिसिट हो जाता है, बट यदि हमको बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंट ए है। ठीक है, ये इंट जो है ये फ्लोट से छोटा होता है, तो ये मतलब कि हम आराम से इसको फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक्सप्लिसिटली यूज़ करना होगा। तो एक्सप्लिसिटली हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट A1 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि हमने यहाँ पे A लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो A की वैल्यू होगी ना वो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट होकर फ्लोट में आ जाएगी A1 में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू है 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो A1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10.000, जो भी आएगा 450 वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना। ठीक है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इम्प्लिसिट आता है। यदि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्सप्लिसिट आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या लिखते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फ्लोट A1 है, अब इसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इंट P लिख देते हैं, और हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट A1। यह हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्ट हुआ। ठीक है, हमारा यह एक्सप्लिसिट कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट को मेंशन किया है खुद से, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया। एक्सप्लिसिट का मतलब यही होता है कि हम खुद से मतलब कि वहाँ पर टाइप करते हैं कि किस में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे कि टाइप किया यहाँ पे इंट, तो ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट कन्वर्ट होके A1 हमको P मिल गया। तो वापस यहाँ पे यदि हम P की बात करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, बहुत इजी है ये टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग में आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। टाइप कास्टिंग दो टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट की बात करें जब हम छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको लिखना नहीं पड़ता कि किस में कन्वर्ट करना है। बट हमको यदि बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो हमको लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इंट। ठीक है, तो ये बड़ा था हमारे पास A1, जो कि फ्लोट बड़ा होता है इंटीजर से, इसलिए हमने इसको बड़े को इसमें किया, छोटे में कन्वर्ट किया, इसलिए हमको यहाँ पे इंट लिखना पड़ा। ये तो रहा हमारा टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यूजर इनपुट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब मैनुअली कैसे वर्क करते हैं कोई चीज़। जैसे कि इंट A लिख दिया, और यहाँ पे मैं इसकी 5 वैल्यू दे रहा हूँ, और इसको मैं डायरेक्ट अब क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड देन मैं इसको A प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गया 5। ये तो मतलब हमारा था कि मैनुअली था ये, कि जो कि मतलब हमने इसमें 5 डाल दिया और इसको हमने प्रिंट करवा दिया। इसको हम क्या कह सकते हैं, मैनुअली, और इसको हम कह सकते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, मैनुअली भी कह सकते हैं, हार्ड कोडेड भी कह सकते हैं।
अब हमको क्या करना है यूज़र इनपुट में कि हमको इनपुट लेना है कंसोल से, यूज़र से जो भी इनपुट दे, और उसी इनपुट को वापस हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं हम कंसोल में और उसको वापस हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग पीएस नहीं यही रहने देता हूँ, और इसके आगे मैं इनपुट लेने के लिए लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमसे मतलब यहाँ से कंसोल से इनपुट लेगा और उसी को वापस प्रिंट करवाएगा। तो चलिए रन करते हैं इसको। रन कर दिया तो ये हमसे अब इनपुट यहाँ पे मांग रहा है, आपको दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट द कोडिंग आइकन्स। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करूँगा तो क्या होगा, जो ए हमने लिखा है द कोडिंग आइकन्स ये वापस प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख लिया आपने कि यहाँ पे द कोडिंग आइकन्स प्रिंट हुआ आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ए को प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो हमारे पास जो रीड लाइन होता है, ये रीड लाइन मतलब कि स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेता है और उसी को वापस हम यदि प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करवाया। ठीक है, तो थोड़ा सा और ईज़ के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमको यहाँ पे पता नहीं चला था कि हमको इनपुट देना है कि नहीं देना है, तो उसके लिए हम आराम से पहले लिख सकते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ एंटर योर इनपुट। ठीक है, एंटर योर इनपुट लिख लिया। तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये रन होगा एंटर योर इनपुट, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको हमको इनपुट अब एंटर करना है, और उसके बाद में हम अपना इनपुट एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एंटर रन करके इसको। तो मैंने यहाँ पर रन किया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर योर इनपुट, तो मैं यहाँ पे एंटर लिखूँगा और तो द कोडिंग आइकन्स लिख देता हूँ, तो यही हमारे पास प्रिंट होकर वापस आ जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं द कोडिंग आइकन्स वापस यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है हमारे पास। तो ये तो था कि हम कैसे स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट में लें। ठीक है, ऐसे ही हमको इंटीजर वैल्यू को भी इनपुट में लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेन प्रोग्राम है वो हमेशा स्ट्रिंग में ही मतलब वैल्यू लेता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको इंटीजर में कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं वो चीज़। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल दे देता हूँ इंट ए, और हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 एंड देन सेम टू सेम कंसोल डॉट रीड लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मतलब बंद कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले इसको रन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। तो हमारे पास एंटर योर इनपुट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में भी हमारे पास 45 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे काम किया, मतलब कैसे कन्वर्ट हो गया। जैसे कि हमने बात किया था पहले कि जो कंसोल डॉट रीड लाइन है ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई। तो और जो ये वाली चीज़ है ना, ये 2.32 ये जो होता है ये हमको जो 32 बीट के इंटीजर में कन्वर्ट करके देता है उसी स्ट्रिंग को। ठीक है, जो कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में उतना सेम टू सेम आ जाता है। यदि हम बात करें कि यदि मान लीजिए कंसोल डॉट इंट 32 हम नहीं लिखें और हम डायरेक्ट 45 एंटर करें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस टाइम पे हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए रन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि लिख रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग टू इंट, ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है बड़े टाइप का है और छोटे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इम्प्लिसिटली तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, इसलिए हमको करना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, कन्वर्ट डॉट इंट 32। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है और ये इनपुट है, मतलब कि इंटीजर टाइप का इनपुट है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये वाली एरर आई। तो ये तो हमने देखा कि कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, और हमने मैनुअली भी देखा, हार्ड कोडेड देखा, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम रन टाइम पे कैसे हम इनपुट लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि ऑपरेटर्स। ठीक है, आपने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि प्लस होता है,
देन माइनस होता है, देन मल्टीप्लाई होता है, एंड देन डिवाइड होता है, देन प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है। उसके बाद में हमारे पास हो जाता है यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, ये सब हमारे पास होता है। फिर से हमारे पास इक्वल टू होता है, नॉट होता है, नॉट इक्वल टू होता है। ये सारे क्या है, हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे मतलब वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन जो 5 ऑपरेटर है इनके बारे में, क्योंकि ये अभी हमारे पास यूज़फुल हैं और अभी मैंने उतना नहीं बताया कि आप ये सब यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ ऑपरेटर्स की। यूज़र पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मान लीजिए हमको 2 इनपुट लेना है और उन पर जो ऑपरेटर है वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंटर 2 इनपुट्स। ठीक है, 2 इनपुट्स को एंटर करवा रहा हूँ। तो इंट बी लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट डॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कन्वर्ट डॉट टू, देन इंट, देन 32, एंड देन हम इसके अंदर क्या लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और सेम टू सेम मैं यहाँ पे भी लिखूँगा इसके नीचे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, ब्रैकेट लगाया मैंने, और उसके बाद चलिए सबसे पहले ऑपरेटर की बात कर लेते हैं जो प्लस ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए और बी दोनों को क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करके देगा हमारे पास। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं इसको। रन पर क्लिक किया, तो यहाँ पे 2 इनपुट मांग रहा है हमसे, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 52 एंड देन मैं 36 देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऐड होके आएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दोनों ऐड होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये है प्लस ऑपरेटर। यदि हम माइनस की बात करें तो माइनस भी सेम ही होगा। तो चलिए मैं रन कर लेता हूँ इसको एक बार और। तो 2 इनपुट डालना है तो मैं 60 डाल देता हूँ, और इसके लिए मैं डाल देता हूँ 50। हमारे पास 10 आएगा, -10 आएगा। -10 क्यों आया यहाँ पे, उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने a माइनस बी किया है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है 50 है। 50 में से 60 यहाँ पे माइनस कर रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे -10 आया है। और यदि मैं इसको करूँ b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए करूँ और यही इनपुट दूँ मैं 60 50, तो क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा। तो वो भी करके देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो मैं दे रहा हूँ 60 एंड देन दे रहा हूँ 50। तो क्या आया हमारे पास 10 आया, क्योंकि हमने b माइनस ए किया और b की वैल्यू पहले थी, इसलिए बड़ा पहले आया और छोटा बाद में आया। तो बड़े में से छोटे माइनस करेंगे तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ठीक है, तो ये तो हमारे 2 ऑपरेटर हो गए। कौन कौन से हैं, ये हमारे पास हो गए b और a, और ये हमारे पास हो गया प्लस और माइनस। तो अब हम बात करेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस की। ठीक है, तो उसके लिए जो प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो कैसे हम यूज़ करते हैं उसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। p को कमेंट कर देता हूँ और a को ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि a प्लस प्लस यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, a प्लस प्लस यहाँ पर कर देता हूँ और a को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास, फिर मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि लॉजिक कैसे बनता है यहाँ। तो जैसे मैंने इसको रन कर चुका हूँ मैं, और यही लिखा आएगा एंटर 2 इनपुट्स, बट हमको अब की बार एक इनपुट देना है क्योंकि यहाँ पे एक ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैं 25 और इसको एंटर करता हूँ। आउटपुट क्या है हमारे पास 26 आया। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से एक ये इंक्रीमेंट हो गया इसका, समझ रहे हैं आप। ये इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, हम इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और होता है, वो होता है प्लस ए। ये होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले हमने जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे इसका आउटपुट 26 आ रहा है एक इंक्रीमेंट होने के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट में। तो अब पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट को समझने के लिए हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, और मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा सबसे पहले।
कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन मैं इसको करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट को करवाता हूँ, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, पोस्ट को मैं क्या करवाता हूँ, आउटपुट में करवाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, पहले एक वैल्यू दूँगा और उसके बाद में इसको आउटपुट में करवाऊँगा मैं प्रिंट। तो यहाँ पे ये हटा देता हूँ, नहीं तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो। एंटर इनपुट रन करता हूँ मैं इसको यहाँ से, तो एंटर इनपुट आ गया, तो मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 36। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा सोच लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे इसका आउटपुट होगा 36 ही होगा। चलिए देखते हैं। तो हाँ, इसका आउटपुट क्या है, मेरे पास 36 है। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है A++ और इसको प्रिंट करवाया है, ठीक है, तो जो ए था वही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको बाद में यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 37 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे वापस में एक बार मैं इसको यूज़ कर देता हूँ आपके फ़ायदे के लिए, और सही से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ए प्रिंट करवाऊँगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ये 37 प्रिंट होना चाहिए। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 36 पहले आएगा, फिर 37 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है राइट लाइन में, तो राइट लाइन कर देता हूँ मैं, स्पेलिंग गड़बड़ थी, राइट लाइन कर दी है। तो यहाँ पे इंटर इनपुट पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर 36 लिख रहा हूँ। आउटपुट क्या आएगा, 36 आएगा, फिर 37 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास 36 37। तो इससे क्या पता चला आपको, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब कि जो एक की वैल्यू होगी वो तो उस टाइम पे प्रिंट होगी, लेकिन जब उसको अगली बार यूज़ करेंगे हम, तब उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, ये तो था हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट को। अब मैं करता हूँ प्री इंक्रीमेंट को रन। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट क्या होगा कि पहले ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद में प्रिंट होगा। ठीक है, तो मतलब कि जो हम 36 पहले लिखेंगे वो 37 डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, गलती से यहाँ पे मैंने रीड लाइन लिख दिया है, यहाँ पे राइट लाइन होगा। ठीक है, राइट लाइन किया और वापस इसको मैंने क्या किया, रन किया यहाँ से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमसे अब ये इनपुट मांग रहा है यहाँ पे, तो हम ये इनपुट दे देते हैं 36। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 37 आ जाएगा, डायरेक्ट 37 आ गया। ये होता है प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले इंक्रीमेंट हो जाओ फिर बाद में प्रिंट हो। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। ठीक किसी तरह हमारे पास क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास होता है माइनस माइनस। तो इसी प्रोग्राम में मैं पहले आपको प्री डिक्रीमेंट समझा देता हूँ और उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट आपको समझ में खुद को आ जाएगा। ठीक है, रन करता हूँ मैं यहाँ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर इनपुट मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे 36 दे रहा हूँ। तो ये प्री डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा कि 36 से पहले वो 35 में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में 35 प्रिंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ सही है, बिल्कुल 35 ही प्रिंट होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि मतलब कैसे हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ S1 स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और इसके मैं हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ जो कि है द कोडिंग आइकन्स। ठीक है, ये वैल्यू दे दिया मैंने। अब इसको नॉर्मल प्रिंट करवाना हो हमको, तो क्या प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड देन हम इसमें लिख देंगे S1। ठीक है, S1 लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली हम को प्रिंट करवा देगा ये कंपाइलर द कोडिंग आइकन्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है द कोडिंग आइकन्स। अब इसमें हम मैनिपुलेशन क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है जो इसके हम अंदर कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे बड़े बात करते हैं कि हमको कभी कभी फाइंड करना होता है कि लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की। ठीक है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट LENGTH, लेंथ लिख दिया। मतलब इससे क्या होगा, इससे हमारा लेंथ फाइंड होकर आ जाएगा। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 आई यहाँ पे लेंथ, मतलब कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 14 है इसकी लेंथ, इसलिए हमारे पास 14 है। ये तो हमारे पास एक मतलब प्रॉपर्टी हो गई कि मतलब कैसे फाइंड करें लेंथ, ठीक है। वैसे ही हमारे पास होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमको ये S1 है, इसको पूरे को 2 अपर में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? 2 अपर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 2 अपर लिख देंगे और ये रन कर देंगे हम यहाँ से इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है वो सारे 2 अपर में कन्वर्ट हो गए। ठीक इसी तरह हमारे पास 2 लोअर भी होता है, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 2 लोअर। ओके, रन कर देता हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर थे वो सारे लोअर में कन्वर्ट हो गए। ये इजी होता है कि मतलब आपके पास पहले से इनबिल्ट फंक्शंस हैं तो आप उससे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक चीज़ होती है हमारे पास कि मान लीजिए हमको कोई अलग से इसके अंदर प्रिंट करवाना है, मतलब कि हमको मान लीजिए डी प्रिंट करवाना है, ठीक है, इंडेक्स वाइज डी प्रिंट करवाना है। तो डी कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, ठीक है, 6 नंबर पे। बट स्ट्रिंग में क्या होता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 नंबर पे, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर मैं ऐसे 5 लिख दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर? हमारे पास आ जाएगा डी एज आउटपुट। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डी आया। डी क्यों आया? क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो 0 से हमें स्टार्ट होती है। ये 0 हो गया, ये 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, मतलब 5 पे डी है, तो इसलिए हमारे पास डी आया आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं -2 से क्या आएगा। क्या आपको पता है -2 यदि हम अंदर लिख देंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? एरर आएगी, क्या आएगा? तो चलिए रन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका वैल्यू आंसर क्या आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड ऑफ एरे, ठीक है। मतलब कि जो -2 आप यूज़ करेंगे, नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, तो सी शार्प में नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं होती। ये पाइथन नहीं है कि आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग में मतलब लास्ट से आंसर देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि इसको एज ए पाइथन कंसिडर मत करना कभी, क्योंकि ये मतलब डिफरेंट है उससे ज़्यादा, और C++ और जावा इन सब से थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये है कि नेगेटिव वैल्यू यदि मान लीजिए कभी आपके इनपुट में आ गया और आपको बोला कि आउटपुट फाइंड कीजिए, किसी इंटरव्यू में आ गया, तो आप कैसे करेंगे? तो बोल देंगे कि ये मतलब एरे इंडेक्स और बाउंड बताएगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है कि मान लीजिए किसी का इंडेक्स फाइंड करना है, मतलब जो जी है, जी का कितने नंबर पे जी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स एंड देन ऑफ, इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर लिख देते हैं जी, ठीक है। तो अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आया 8 कैसे आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8, ठीक है। 8 आ गया क्योंकि ये 8वें नंबर पे है, ठीक है, इसलिए हमारे पास 8 आया। ये तो हो गया कि मतलब थोड़ा मैनिपुलेशन करके कैसे हम कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ फाइंड कर सकते हैं, कैसे लेन फाइंड कर सकते हैं, कैसे लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी एक कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बड़ी चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए हमको आउटपुट में प्रिंट करवाना है, जैसे कि ये तो हमारा स्ट्रिंग जो है ये इनपुट हो गया। अब मेरे को आउटपुट ऐसा चाहिए, कुछ आउटपुट कैसा चाहिए? आउटपुट हमारे पास चाहिए लिखा हुआ ऐसा द, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक स्लैश आना चाहिए और कोडिंग और आइकन्स आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये आना चाहिए अब हमारे पास आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? क्या आप डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हैं? क्या इसको रन ऐसे कर सकते हैं? चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो फ्लैश डाल दिया मैंने, तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अनरिकॉग्नाइज स्केप सीक्वेंस आ रहा है, कि मतलब जैसे हम यदि यहाँ पे बैकस्लैश और स्लैश हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उससे हमारे आउटपुट में सेम टू सेम वैसा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए हमको आउटपुट में ये लाना है, एक स्लैश लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे 2 स्लैश यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 स्लैश यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक जो स्लैश होगा वो स्केप कैरेक्टर की तरह यूज़ में होगा, और स्केप कैरेक्टर की तरह यूज़ होगा तो उसको स्केप कर देगा और नेक्स्ट वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है द कोडिंग आइकन, ठीक है। ये तो रहा हमारा कि मतलब कैसे हम स्केप कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि स्लैश को हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो एक और चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को स्ट्रिंग दूसरा ले लेता हूँ मैं एक बार,
स्ट्रिंग PS नहीं S1 ले लेता हूँ वापस से, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इट्स माई पेन। ठीक है, ये लिख देता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सेम टू सेम प्रिंट होगा यहाँ पे मेरे पास? यदि हाँ तो अभी आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रन कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है इट्स माई पेन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मतलब हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी को हम डायरेक्टली स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कभी कभी एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होती है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ठीक है, हमको यहाँ पे बैकस्लैश लगाना पड़ता है। बैकस्लैश लगा के यदि हम इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है इट्स माई पेन सेम टू सेम। मतलब ये हुआ कि यदि आपको कभी किसी कंपाइलर में डायरेक्ट ये रन नहीं हो, मतलब कि ऐसा रन नहीं हो, तो आप बैकस्लैश लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्केप सीक्वेंस में यूज़ होगा। और ये मतलब जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर या पोस्ट्रॉफी या फिर कोई सिंबल होगा उसको प्रिंट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये तो था कि मतलब स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है और कैसे क्या करता है। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं बुलियन को डिफाइन करता हूँ, बुलियन इज़ ट्रू, एंड इसको मैं असाइन कर देता हूँ ट्रू से एक बार, और बुलियन इज़ फॉल्स, और इसको मैं फॉल्स से असाइन कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर लिख देता हूँ इज़ ट्रू, एंड कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ इज़ फॉल्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना एरर आ सकती है यहाँ पे। और मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रू और फॉल्स से उसको असाइन किया है। ओके, सो लेट्स सी। जी हाँ, हमारे पास क्या आया, ट्रू और फॉल्स आया यहाँ पे। ठीक है, ये जो ट्रू है ये डिफरेंट है, और ये जो आउटपुट में ट्रू है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं और थोड़ा आगे की इसकी, और मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम जो हमारे बाकी के ऑपरेटर्स थे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ इंट a इक्वल टू 10 एंड देन इंट b इक्वल टू 20 डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि क्या a ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो क्या इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। जी हाँ, क्योंकि a है हमारे पास 10 और b है 20, तो 10 20 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट इसका फॉल्स आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट इसका। देखिए हमारे पास आ गया आउटपुट फॉल्स। तो ये तो हमारा ये ऑपरेटर है ग्रेटर देन जो यहाँ पे यूज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेस देन लिखता हूँ। ठीक है, लेस देन लिख दिया। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो लेस देन लिखा जैसे कि मैंने यहाँ पे, तो इसका आउटपुट अब ट्रू आना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या a इक्वल टू b है, कंपेयर कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो कंपेयर कर लिया। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कंपेरिजन में। इसका भी आउटपुट फॉल्स आना चाहिए क्योंकि वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू b है। हाँ b है, तो मतलब कि करना आउटपुट क्या आना चाहिए इसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो ये तो था हमारा कि मतलब बुलियन, कि मतलब बुलियन को हम कैसे यूज़ करें। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे अभी किया a नॉट इक्वल टू b, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बुलियन की, मतलब बुलियन को हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करें और कैसे इसका आउटपुट आता है और क्या क्या आउटपुट आ सकता है, और मतलब इजी वे क्या है और राइट वे क्या है यूज़ करने का बुलियन का। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा बुलियन, और इसको मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ। इफ एल्स बेसिकली होता क्या है, इफ एल्स हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ये कंडीशन को चेक करता है कि क्या जो आपने इनपुट किया है, जो आपने कंडीशन लगाया है, वो ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ कैसे काम करता है।
इंट ए लिख दिया और ये 20 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ जो ए है वो 30 से बड़ा हो, और तो हमारे पास क्या आना चाहिए प्रिंट हो के, कंसोल, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, कंसोल डॉट, कंसोल का ध्यान रखना किसी हमेशा कैपिटल होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड देन हमारे पास है इट्स ट्रू मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इट्स ट्रू लिख देता हूँ, यदि बड़ा है तो आ जाए और नहीं तो एल्स हो, और एल्स में हमारे पास आ जाना चाहिए कंसोल डॉट राइट लाइन, एंड देन हमारे पास आ जाना चाहिए इट्स फॉल्स, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इंडेंटेशन का ध्यान रख लेना, ज़रूरी नहीं है फिर भी एक बार ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये है हमारी क्या इफ एल्स कंडीशन। जैसा कि हमने यहाँ पे ए को 20 से डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो ए है वो 30 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा, इफ़ ए 30 से बड़ा नहीं है तो मतलब ये 0 आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया, 0 आ गया, फॉल्स आ गया, कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ़ के अंदर यदि फॉल्स आता है तो एल्स प्रिंट होता है, मतलब एल्स का पार्ट प्रिंट होगा, मतलब ये पार्ट प्रिंट होगा, ठीक है। यदि इफ़ के अंदर में आता है आपके पास, मान लीजिए इफ़ के अंदर में आ गया आपके पास ट्रू या फिर 1 आ गया, तो वो क्या होगा, ये पहला पार्ट प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए इट्स फॉल्स, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आया इट्स फॉल्स, मतलब कि ए ग्रेटर दैन 30 जब हुआ तो ये मतलब है नहीं, ग्रेटर दैन 30 तो है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं 20 और यहाँ पे 30 से ग्रेटर दैन पूछ रहा है, तो 20 30 से ग्रेटर दैन कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, ये फॉल्स हो गया। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास चली और ये चली, तो ये तो प्रिंट होगा नहीं हमारे पास, यही प्रिंट होगा, तो इसलिए हमारे पास इट्स फॉल्स प्रिंट हुआ। अब मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि क्या 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो हाँ 10 से बड़ा होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इट्स ट्रू आना चाहिए इसका आउटपुट, अब देख सकते हैं यहाँ पे आया इट्स ट्रू, ठीक है। तो ये था हमारा इफ एल्स कंडीशन, और आप इसमें कि जितने मन चाहे उतने लगा सकते हैं इफ एल्स। तो जैसे कि मैं और इफ एल्स लगाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एल्स लगा के फिर इफ लगा सकते हैं, एल्स ए ग्रेटर दैन 15 है, तो हमारे पास आना चाहिए ऐसा कि इट्स ग्रेटर दैन 15 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका भी एल्स एक लगाना पड़ेगा, इस वाले एल्स का, इसका भी एक एल्स लगाना पड़ेगा, तो मैं एल्स लगा देता हूँ, एल्स, एंड देन मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो थोड़ा और इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मैं इसको 30 कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर दैन 30 है, ये नहीं चलेगा, एल्स में चेक करेगा क्या ग्रेटर दैन 15 है, तो हाँ ग्रेटर दैन 15 है, नहीं तो क्या एल्स चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, इसका आउटपुट आना चाहिए इट्स ग्रेटर दैन 15, ठीक है। ये आ गया इट्स ग्रेटर दैन 15, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो आराम से रन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रहा इफ एल्स, जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं 1D एरे के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसमें 2D एरे के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे जैक्ड एरे के बारे में, ठीक है। जैक्ड एरे जो कि जावा में होता है और सी शार्प में होता है, सी पाइथन वगैरह में नहीं होता जैक्ड एरे, तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 1D एरे क्या होता है, ठीक है। 1D एरे आपको एरे पता होगा, तो इसलिए मैं उतना बेसिक में नहीं जा रहा हूँ। 1D एरे की बात करें तो एक ही लाइन में कोई भी यदि एलिमेंट्स है 1 by 1 स्टोर हो रहा है, उसको हम कहते हैं 1D एरे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना रहा हूँ, स्ट्रिंग, उसके बाद हम इसका नाम लिख रहे हैं कार्स, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एरे बन गया। अब इसके एलिमेंट हमको यहाँ पे डिफाइन करना है, पहले मैं कर देता हूँ, जैसे BMW में कार को डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास बेंच है, ठीक है।
एंड रेंज एंड देन हमारे पास है और डी। ठीक है, अब इतने के लिए बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, ये एक एरे बन गया, मतलब कि एक ही टाइप्स के एलिमेंट को ये स्टोर कर रहा है और ये कंटिन्यूसली स्टोर होगा। मतलब पहले BMW स्टोर होगा मेमोरी में, फिर बेंज होगा, फिर ऑडियो होगा, ऐसे ही मतलब स्टोर होता जाएगा ये। तो अब हम बात करते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करें। ठीक है, तो एक्सेस करने के हमारे पास दो लूप होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है फॉर ईच, जो मैंने बोला था कि आगे बताऊंगा, वो अभी बता रहा हूँ मैं आपको। और एक होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप से तो आराम से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर ईच से कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो फॉर ईच में लिखते हैं क्या है, यहाँ लिख देते हैं फॉर ईच एंड देन एक वेरिएबल बनाना पड़ता है वेर, और कोई भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए। जैसे मैंने ले दिया वेर पी इन किस में, हमको किस में करना है, कार्स में हमको फाइंड करना है। ठीक है, कार्स में। तो ये हमारे पास आ गया फॉर ईच लूप। और इसके बाद हमको प्रिंट कराना है 1 बाय 1। तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड देन इसके अंदर हमको क्या, वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जैसे कि ये फॉर ईच है, ये जो फॉर ईच लूप लिखा है मैंने, इसको आप कैसे समझ रहे हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि फॉर ईच जो क्या है वो कीवर्ड है, उसके बाद हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, अब हमने डिक्लेयर किया कि जो वेर पी है वो इन कार है, कार में मतलब जो भी वैल्यूज़ होगी उसको वेर पी से हम यहाँ पे एक्सेस करवाएंगे। वो इसलिए मैंने यहाँ पे वेर पी इन कार लिखा है, मतलब किसी चीज़ में पी है। ठीक है, और वैसे ही मैंने पी को यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट करवा दिया। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो हमारे पास एक एरर है, वो एरर ये है कि हमने लास्ट में एक वो नहीं लगाया कर्ली ब्रेसेस। रन करते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं 1 बाय 1 हमारे पास नाम आ गया, जैसे BMW, बेंज, ऑडी वगैरह तीनों जो भी एरे के अंदर था वो हमारे पास नाम आ गया। ठीक है, ये तो था कि मतलब स्ट्रिंग टाइप का एरे। अब हमको क्या करना है, हमको इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करना है, इंटीजर एंड देन हमने कर दिया नंबर। उससे पहले हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ब्रैकेट एंड देन हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये डिक्लेयर कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे रन कास्ट नहीं आएगा, यहाँ पे नाम आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 से लेकर 6 तक काउंट, जो कि इस एरे में था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हार्ड कोडेड एरे। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको, हार्ड कोडेड एरे, हार्ड कोडेड एरे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एरे को डायरेक्ट हम डिक्लेयर कैसे करेंगे और उसको बाद में हम उसको कैसे एक्सेस करके 1 बाय 1 मतलब एलिमेंट उसके अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ उसके बारे में भी। तो हम डिक्लेयर करते हैं इंट, और सेम टू सेम मैं लिखूँगा यहाँ पे नम। ठीक है, और इक्वल टू में मैं लिखूँगा न्यू, और किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे इसका साइज़ दूंगा मैं, कितना साइज़ दूंगा, 5। ये हो गया, यहाँ पे साइज़ 5 दे दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने क्या किया यहाँ पे डायनेमिकली तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने एरे को साइज़ डिक्लेयर किया है, एरे का साइज़ डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमको एरे यदि डिक्लेयर करना है 1D एरे तो ऐसे डिक्लेयर करेंगे विदाउट एलिमेंट। उसके बाद हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं 1 बाय 1, एलिमेंट को पुट कर सकते हैं इस एरे में, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो एरे का डिक्लेयर करने का एक ये हो गया वे। दूसरा वे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि हम लिखते हैं इंट देन ब्रैकेट देन नम। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू न्यू, उसके बाद इंट, उसके बाद सेम टू सेम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट को लिख देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये दूसरा वे हो गया कि कैसे हम एरे को हम डिक्लेयर करेंगे, और हम डायरेक्ट उसको इनिशियलाइज भी वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप साइज़ लिख भी सकते हैं 5 या नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा 1D एरे के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे अब 2D एरे के बारे में। ठीक है, तो चलिए 2D एरे को डिक्लेयर कैसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लिखते हैं इंट एंड देन हमको ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा लगाना पड़ता है। उसके बाद में हम यहाँ पे नम लिख सकते हैं, और इक्वल टू में हम सेम टू सेम लिखेंगे इंट न्यू इंट एंड देन हम यहाँ पे साइज डिक्लेयर कर सकते हैं 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया साइज डिक्लेयर। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है।
तो ये बहुत इजी है और आप इसको आराम से कर सकते हैं। और इसमें वैल्यू हमको यदि पुट करना है तो हम उसमें कैसे करेंगे वैल्यू पुट, ये तो सेम टू सेम रहेगा ही। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 4 रोज और 5 कॉलम है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भले ही 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद आगे वैल्यू और डालते रहिए, जैसे कि 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद 11 12 सो ऑन, ठीक है, सो ऑन, यहाँ पे वैल्यू डालते रहिए। ये हो गया हमारा 2D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी वे है, कैसे भी करके आप 2D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और ये उनमें से बेस्ट वे है। और 2-3 वे होते हैं, वो आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी तक आप यही ध्यान रखिए कि 2D एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और एक्सेस सेम टू सेम होगा, ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं आप। और इसके अंदर हमारे 2 लूप आ जाएगा, क्योंकि 2D एरे है तो एक एक इंडेक्स का वैल्यू निकालने के लिए 2 हमको लूप चलाना पड़ता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पाइथन में या फिर सी में, जावा में, C++ में, किसी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जैक्ड एरे क्या होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, जो कि हमारा C# है। इसके अंदर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरे होता है वो जैक्ड एरे होता है, क्योंकि ये मतलब सारी लैंग्वेजेस में नहीं होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं जैक्ड एरे होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या कभी आपने ऐसे एरे देखे हैं, 2 एंड देन 3 देन 4, ये हो गया। उसके बाद उसी का पार्ट में लिख रहा हूँ आगे, 5 6 7 देन 8 देन 9, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 एंड देन 10, ठीक है। इस टाइप का ये मतलब एरे होता है, ये 2D डायमेंशनल होता है, बट इसको जैक्ड एरे कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स है, जो कॉलम के एलिमेंट है और जो रो के एलिमेंट है यहाँ पे, वो अलग अलग है सबके। जैसे कि इसमें इस रो में 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसलिए इसको जैक्ड एरे हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये C और C++ में नहीं होता, बट जावा में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करें, ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास नॉर्मल जैसे हम यूज़ कर रहे थे वैसे ही होता है, इंट एंड देन हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, 2 ब्रैकेट लगाना पड़ता है। और चलिए मैं इसका नाम जैक्ड ही रख देता हूँ क्योंकि समझने में आसानी रहेगी, जैक्ड। और इक्वल टू करके मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा यहाँ पे न्यू एंड देन इंट। और हमको रो डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं रो में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, चेंजेस क्या है कॉलम्स में। जैसे कि इसमें 1 2 3 कॉलम है, ठीक है, और इसमें 4 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, इसलिए हमको रो को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं रो को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ और कॉलम को एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, हम जैक्ड एरे को डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब यदि हम इसको डिफाइन करना है इसको, तो कैसे करेंगे हम अब एक एक रो में एलिमेंट को पुट करेंगे। वो कैसे होगा, जैसे हमने लिख दिया जैक्ड, उसके बाद 0 में क्या होगा, 0 अब रो में मैं एलिमेंट को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 0 में हमारे पास कितने एलिमेंट आना चाहिए वो दिखाता हूँ मैं, न्यू, उसके बाद इंट, और यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट का। उसके बाद मैं लिखूँगा जैक्ड एंड देन 1, फर्स्ट रो में कितनी होनी चाहिए, न्यू एंड देन इंट एंड देन वी हैव 4, ओके। एंड नाउ आई हैव थर्ड 2 इक्वल टू न्यू देन इंट और उसमें 2, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वो ये चीज़ है, ठीक है। अभी मैंने एलिमेंट नहीं डाला है, बट मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये मतलब वे होता है कि कैसे हम इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। और यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर हमको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है। और मेन इसका यही है कि मतलब कैसे हम डिक्लेयर करें, कैसे इनिशियलाइज करें, बाकी सब कुछ इसके अंदर क्या होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा जैक्ड एरे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको बहुत पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चन कीजिए और प्रोग्राम लिखिए इसके बेस्ड पे, तो आपको पता चल जाएगा कि और कि कैसे जैक्ड एरे वर्क करता है और कहाँ पे इसके यूज़ होता है। एप्लीकेशन के बारे में जानिए इसके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एरे के बारे में, तो मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लिस्ट के बारे में।
ठीक है। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट भी एक एरे टाइप का ही होता है, बट वो डायनेमिकली होता है, मतलब कि वैल्यू डाल सकते हैं, कभी भी रिमूव कर सकते हैं, कभी भी ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिख दिया मैंने, और फिर देखना है हमको कि किस टाइप का लिस्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो मेरे को लिस्ट बनाना है इंटीजर टाइप का। ठीक है, और उसका नंबर नाम क्या होगा लिस्ट का, नंबर लिख देता हूँ मैं, नंबर्स। और उसके बाद हमको साइज एलोकेट नहीं करना होता, और उसके बाद हमको मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करनी है, इसलिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, न्यू, एंड देन अगेन लिस्ट, एंड देन अगेन इंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिस्ट बन गई हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर आप चाहें तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम कैसे करते हैं इसके अंदर वैल्यू ऐड, नंबर्स डॉट ऐड, नंबर्स डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 5। ठीक है, ये मैंने क्या किया यहाँ पे लिस्ट में वैल्यू ऐड कर दिया। चलिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर इच वेर पी इन, लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊँगा पी। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया हमने। यहाँ पे ये लगाना मत भूलना आप, क्योंकि ये दर्शाता है कि आपने लिस्ट बनाई है यहाँ पे। और ऐड में हम कैपिटल ए लिखते हैं, और इसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है, उसको हमको पहले इंपोर्ट करना होता है, यूज़ करना होता है। तो हम लिखते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक। ठीक है, ये पैकेज होता है जो कि लिस्ट इसके अंदर डिफाइन होती है। तो चलिए अब हम रन करके देख लेते हैं। हमारा जो आउटपुट आएगा वो आना चाहिए हमारे पास 5 आना चाहिए, क्योंकि हमने एक ही एलिमेंट को इसके अंदर डाला है। ठीक है, अब सिस्टम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो देखते हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है, हमारे पास आउटपुट आ गया 5। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ लिस्ट। अब देखते हैं कि मतलब कैसे डायनेमिकली साइज एलोकेट हुआ। तो मैं नंबर्स में और ऐड कर रहा हूँ, नंबर्स डॉट ऐड, और इसमें लिख रहा हूँ 10, और मैं इसको कॉपी पेस्ट और कर रहा हूँ यहाँ पे, और वैल्यू ऐड करते हैं इसके अंदर 20, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ 30। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं। अब हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 5, 10, 30 एंड 20। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास आ चुका है 5, 10, 30 और 20। अब क्या हुआ ये कि हमने एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर मतलब कि हमने वैल्यू ऐड की, उसके बाद और ऐड करनी है तो डायरेक्ट ऐड फंक्शन से हम ऐड कर सकते हैं। बट एरे के अंदर ऐसा नहीं होता है। एरे के अंदर क्या होता है, वो फिक्स साइज़ का होता है। यदि आपने साइज़ उसका फिक्स्ड रख दिया, 5 रख दिया, 6 रख दिया, तो उतने ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कि कैसे लिस्ट को हम बनाएं और लिस्ट में कैसे वैल्यू पुट करें। और ये मतलब एरे से अच्छा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं डायनेमिकली जब भी आपको स्टोर करवानी है वैल्यूज़ वगैरह। तो ठीक है, ये मतलब कि बहुत इजी होता है और बहुत यूज़फुल भी होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास एरे और लिस्ट। अब हमारे पास एक चीज़ होती है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो हमारे पास होता है एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट किस लिए यूज़ होता है, एरे लिस्ट में हम क्या करते हैं कि किसी भी टाइप के वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो फ्लोट हुआ, इंटीजर हुआ, नल वैल्यू हुआ, कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैर, देन कुछ भी नाम दे दीजिए हमारे पास, जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे एर लिस्ट। ठीक है, न्यू कीवर्ड, उसके बाद एरे लिस्ट में लिख देता हूँ यहाँ, और ये वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये जेनरिक हटाना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन जेनरिक टाइप का होता है। और चलिए रन करके देखते हैं क्या कोई एरर आ रहा है क्या इसमें लिखने पे। तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, मतलब कि एरर लिस्ट ये सही बनी है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस एरर लिस्ट में वैल्यू डालेंगे, वो स्ट्रिंग टाइप के भी डालेंगे, इंटीजर टाइप के भी डालेंगे, फ्लोट टाइप के भी डालेंगे, सारे टाइप्स की वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ एरर लिस्ट डॉट ऐड कर लिया, और मैं इसमें लिख रहा हूँ नेम पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ एरे लिस्ट और डॉट ऐड करके मैं इसमें इंटीजर पास कर रहा हूँ,
और उसके बाद मैं एरे लिस्ट और वैल्यू क्या पास कर रहा हूँ, फ्लोट पॉइंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही फॉर ईच लगा के हम प्रिंट करवाएंगे, फॉर ईच वेर पी इन एरे लिस्ट, और उसके बाद हम इसमें प्रिंट क्या करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर लिखूंगा p, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारी एरे लिस्ट की सारी वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं क्या है। और यहाँ पे एरर है, ऐड नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए रन करते हैं वापस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम 2 and 3.67, जैसे कि हमने इसमें डाला था। तो क्या आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे सीखा ये कि जैसे कि हमने लिस्ट में वैल्यू डाली थी इंटीजर टाइप की सिर्फ, ठीक है, वो उसको डिफाइन करते थे हम एक्सप्लिसिटली कि हम किस टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं। बट एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। एरे लिस्ट में ये डायनेमिकली वैल्यू लेता है और कोई भी वैल्यू ले सकता है, किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू ले सकता है। तो यही था हमारा टॉपिक एरे प्लस लिस्ट।